दोस्तों इस वीडियो में मैं जॉन मिल्टन की एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट की बुक 1 को एनालाइज करूंगा। सबसे पहला की फैक्ट ये है कि पैराडाइज लॉस्ट जेनेसिस से इंस्पायर्ड है। जेनेसिस हिब्रू में लिखी हुई बाइबल की फर्स्ट बुक थी। इसी को मिल्टन ने पोएट्री की फॉर्म में लिखा है, खासकर ब्लैंक वर्ड्स में। प्रॉबेबली 1660 से 1665 के बीच में इसको लिखा गया होगा, लेकिन इसको लिखने का प्लान उनका काफ़ी पहले से चलता आ रहा था, कुछ सोर्सेस की माने तो। लेकिन प्रॉब्लम तब यहाँ पर आ गई जब 1652 में मिल्टन कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाते हैं। लेकिन फिर भी इसको कंप्लीट करके 1671 में उन्होंने इसको पब्लिश करवाया। इसमें लगभग 10,565 लाइनें थी और पोएट्री की फॉर्म में मिल्टन ने इन लाइनों को लिखा था। 54 लाइनें 54 लाइनें तो इस पोएम की उनके दोस्त एंड्रयू मार्वेल ने लिखी थी, जिनको 1674 में ऐड किया गया था। और पोएम के अंदर एक प्रोज नोट है जिसको मिल्टन ने खुद ने लिखा है। इस प्रोज नोट का नाम है द वर्ड्स। इसको मिल्टन ने अपने फर्स्ट एडिशन में शामिल किया था और इसके अंदर मिल्टन ने खुद को डिफेंड किया है कि कोई उनको टारगेट ना करे कि उन्होंने ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ किया है और पोएट्री की फॉर्म में पूरे वर्क को लिख दिया, क्योंकि उस टाइम पर ड्रामाज इस फॉर्म में लिखे जाते थे जैसे शेक्सपियर लिखते थे। ये बहुत नई चीज़ थी जो मिल्टन ने की थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे बुक फर्स्ट को, जिसकी पहली 26 लाइनों में मिल्टन पोएम की थीम बताते हैं। जब पहली बार इंसान ने भगवान की बात को डिसऑबे किया था, वो फ्रूट उसने खा लिया, फ्रूट ऑफ नॉलेज, जो उसको खाना मना था। वो एक देवी को याद करते हैं जिसका नाम है यूरेनिया। ये एक ग्रीक गॉडेस है, तो इसको नाम को लिख लो तो अच्छा ही होगा। फिर लाइन 27 से 83 तक मिल्टन हमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं इस कहानी के विलन सैटर्न से। अब देखो, कहानी का इंट्रो दिया, फिर बीच से ही कहीं से कहानी शुरू कर दी। ऐसा ग्रीक एपिक्स में होता था, पुराने पोएट्स ऐसे करते थे। तो मिल्टन ने भी सेम टू सेम किया है, बीच में से कहानी शुरू कर दी और हमको कहानी के विलन से इंट्रोड्यूस करवाया, हीरो से मिलवाने की बजाय। इस चीज़ को देखकर क्रिटिक्स बोलने लगते हैं कि ऐसा लगता है जैसे मिल्टन को सैटर्न से बड़ी सिंपैथी थी। वो बिल्कुल इस कहानी में सैटर्न को किसी हीरो की तरह प्रेजेंट करते हैं और गॉड के सामने सैटर्न की बातें रखने का जिम्मा हमारे मिल्टन साहब ने ले रखा है, ऐसा देखकर लगता है। तो मिल्टन हमें लाइन 27 से 83 में इंट्रोड्यूस करवाते हैं सैटर्न से, जो इस कहानी का विलन है। सैटर्न और उसका डरावना ग्रुप, को कहा गया है हॉरिबल क्रू। इन लोगों के साथ मिलकर अभी अभी इसने हेल बनाया है। हेल मतलब जहन्नुम को। जब इनको गॉड से हार मिली तो इन्होंने आकर हेल बनाया। यहाँ पे लाइंस 82 से 124, 241 से 264 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन लाइनों में सैटर्न अपनी स्पीच देता है। पहली स्पीच में तो वो अपने साथी बेएल्ज़ेबब को उकसाता है और दूसरी में वो बोलता है कि अब तक हम हारे नहीं हैं। जैसा कि लाइन 1056 में उसने बोला है, व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट, ऑल इज नॉट लॉस्ट। बिल्कुल वो किसी मिलिट्री के जनरल की तरह अपने क्रू को, अपने जत्थे को भड़काने की कोशिश करता है। तभी तो मैंने कहा कि मिल्टन ने सैटर्न को यहां पर किसी हीरो से कम नहीं रखा। वो बोलता है, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। स्वर्ग में नौकरी चाकरी करने से तो अच्छा है नर्क में राजा बनकर रहो। तो सवाल यहां पर यह है कि मिल्टन को क्या जरूरत थी विलन को इतना बड़ा चढ़ाकर दिखाने की। अब दोस्तों, वो जो बुक थी जेनेसिस, उसमें जरूर फॉल ऑफ मैन के बारे में बताया हुआ है, लेकिन ये गॉड के खिलाफ विद्रोह, ये सब मिल्टन ने दूसरे सोर्सेज से उठाया था। क्रिटिक सैमुअल जॉनसन ने इस वर्क को पढ़कर मिल्टन की तारीफ की है और कहा है, डिस्प्लेइंग द वास्ट, illuminating the splendid, enforcing the awful, darkening the gloomy and the aggravating the dreadful। और लास्ट में मैं आपको बताता हूं कि पैराडाइज लॉस्ट में जो पहली 2 बुक्स हैं दोस्तों, उनकी सेटिंग हेल में ही रखी गई है। मिल्टन ने बहुत सारा टाइम हेल का माहौल दिखाने में लगा दिया, हर छोटी से छोटी डिटेल दी है इसके अंदर मिल्टन ने। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिलेगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।